Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। भारतीय शासन और राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा के श्रृंखला में आज के एपिसोड में हम भारत में संघवाद या भारतीय संघवाद के बारे में विचार विमर्श करेंगे। संघवाद भारत की जो पूरी व्यवस्था है हमारे शासन की, उसकी एक बुनियादी विशेषता मानी जाती है और इसके अंतर्गत हम यह मानते हैं कि हमारे देश में सत्ता का केंद्रीकरण सिर्फ एक स्थान पर केंद्रित नहीं है, बल्कि अलग अलग ऐसे कई अंग हैं जिनके पास सत्ता केंद्रित है, यानी कि केंद्र है और राज्य सरकारें हैं। और वर्तमान दौर में सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वो तीसरे स्तर तक पहुंचा है पंचायती राज और नगर निकायों के द्वारा। ऐसा भी तर्क बहुत से विद्वानों के द्वारा दिया गया है और इस तर्क में काफ़ी वजन भी है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से अगर हम भारत के संघवाद के बारे में या भारतीय संघवाद के बारे में समझना चाहते हैं तो यह काम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है कि आखिर किन परिस्थितियों में मौजूदा संघवाद का स्वरूप हमारे देश के संविधान में अपनाया गया, किन परिस्थितियों से गुजरते हुए यह वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है, क्या वर्तमान स्वरूप में इसमें कुछ खास तरह की विशिष्टताएं उभर कर सामने आई हैं, और अगर ये विशिष्टताएं सामने आई हैं तो उन्हें हम किस तरीके से देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। आज की इस पूरी चर्चा में हम इन्हीं बिंदुओं पर गहराई से बात करेंगे। हमारी पूरी चर्चा कुछ खास बिंदुओं से होकर गुजरेगी। सबसे पहले हम संघवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके बाद हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का संघीय ढांचा हमारे देश के संविधान में दिया गया है। उसके बाद भारतीय संघवाद एक असिमेट्रिकल या विषम संघवाद के रूप में है या नहीं है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में हम एक तरीके का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम विधायी प्रक्रिया, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय और आर्थिक संघवाद ये जो विषय हैं इन पर बातचीत करेंगे। इसके बाद हम यह देखेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को सुदृढ़ करने के लिए, उनके बीच में समन्वय करने के लिए किस तरह के मंचों या फोरम की व्यवस्था रही है। उसके बाद हम यह समझने के प्रयास करेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में जो दबाव पैदा हुए हैं, वहाँ की विशिष्टताओं के कारण, वहाँ चलने वाले विविध आंदोलनों के कारण उसका हमारे देश के संघवाद पर क्या प्रभाव पड़ा है। फिर हम स्थानीय सरकार, जिसे कि संघवाद का तीसरा स्तर माना जा सकता है, उसके बारे में विचार करेंगे। और उसके बाद हम दलीय व्यवस्था और गठबंधन सरकारों के संदर्भ में संघवाद को देखेंगे। और फिर हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि न्यायिक व्याख्याओं में संघवाद को किस रूप में देखा गया है। आखिर में हम इस बात पर गौर करेंगे कि जिस तरह के बदलावों की बात सन 90 के दशक के बाद के दौर में भारतीय संघवाद के संदर्भ में की जाती रही है, क्या वो बातें 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार के गठन के बाद और 2019 में दूसरी बार इस सरकार के चुनकर आने के बाद भी वैध हैं, या उसे समझने के लिए या उनकी व्याख्या करने के लिए हमें कुछ नए तरह के विचारों की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में हम आखिर में इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे कि पिछले 6 सालों में जो हमारे देश की राजनीति में बदलाव हुए हैं, उसे हम संघवाद के नज़रिए से कैसे देख सकते हैं। भारत में संसदवाद के साथ संसदीय व्यवस्था के साथ संघवाद को अपनाया गया है। यह दोनों आपस में काफ़ी हद तक अंतर्विरोधी विचार माने जाते हैं। यहाँ हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे संविधान के पहले ही अनुच्छेद में यह कहा गया है कि इंडिया
जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा, यानी कि एक संघ का विचार बुनियादी रूप से संविधान के पहले अनुच्छेद में ही रखा गया है। बहरहाल ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरीके का दो विचार संसदवाद और संघवाद को हमारी व्यवस्था में सामने लाने की कोशिश की गई है, वह अपने आप में एक अनूठा प्रयोग माना जा सकता है, क्योंकि संसदीय सरकार में विधायी सर्वोच्चता पर जोर दिया जाता है। संसद की सर्वोच्चता होती है और संसद ही हर चीज़ को निर्धारण करने वाला निकाय होता है, हर चीज़ को निर्धारण करने वाली संस्था होती है। लेकिन संघवाद ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो कि विकेंद्रीकरण पर निर्भर होता है और इस व्यवस्था में यह माना जाता है कि जो शक्ति है वह किसी भी एक सत्ता में केंद्रित नहीं होती है, बल्कि उसका अलग अलग भागों में विभाजन होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम मोटे तौर पर संघवाद की बात करें तो एक केंद्र के हाथों में शक्ति होती है और दूसरी शक्ति जो होती है वह प्रांतों या राज्यों के हाथों में होती है। और जब हम तीसरे स्तर पर संघवाद की बात करते हैं तो कुछ शक्ति विकेंद्रित होकर पंचायती राज के पास या फिर शहरी नगर निकायों के पास चली जाती है। देश की विविधता और बड़े आकार को देखते हुए इन दोनों को अपनाने को आवश्यक माना गया और विभाजन के अनुभवों ने एक मजबूत केंद्र के विचार को आगे बढ़ाया। यह कैसे हुआ, इस पर हम कुछ देर बाद वापस आएंगे। सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए थोड़ा और पीछे जाते हैं और हम यह देख सकते हैं, इस बात को महसूस कर सकते हैं अगर हम इतिहास के विद्यार्थी हैं तो भी, और अगर हम इतिहास पर एक सरसरी निगाह डालें तब भी, कि हिंदुस्तान में हमेशा से ही यह प्रवृत्ति रही है कि पूरा शासन एक हाथों में कभी भी केंद्रित नहीं रहा है। अगर एक तरह का साम्राज्यवादी शासन रहा भी है या एक ऐसा शासन रहा है जब कोई मजबूत केंद्र हो, मिसाल के तौर पर अकबर के समय में या उसके पहले भी हम जाएं, तब भी जो प्रांतीय स्तर पर जो व्यवस्थाएं रही हैं वह काफ़ी हद तक स्वायत्त रही हैं। स्वायत्त इस अर्थ में कि जो उनकी रोज़मर्रा की गतिविधियां होती हैं और वहाँ पर स्थानीय स्तर के अनुसार जो फैसले लिए जाते थे उन सभी पर केंद्र का बहुत ठोस नियंत्रण होता था, ऐसा नहीं था। तो और इसके अलावा उनसे अलग होकर तो बहुत, यानी बड़े बड़े साम्राज्यों से अलग होकर भी कई छोटे छोटे राज्य हमेशा फलते फूलते रहते थे। तो एक तरीके की संघात्मकता, एक तरीके का फेडरल कैरेक्टर हम हिंदुस्तान के इतिहास में देख सकते हैं। अंग्रेज़ों के शासन आने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान को, भारत को अलग अलग तरीके से एक सूत्र में गूंथने का प्रयास किया। जनसंख्या की गणना, जनसंख्या आरंभ की और जनगणना के कारण जो जनसंख्या की गणना शुरू हुई उसके कारण और कई अन्य तरीके की जो प्रणाली वो लेकर आए, उससे हिंदुस्तान एक सूत्र में बंधा और उन्होंने केंद्रीकरण पर ज़्यादा जोर दिया अपने आरंभिक दौर में। किंतु अपने शासन के दूसरे भाग में उन्होंने प्रांतों को शक्तियां देने पर ध्यान केंद्रित किया और उन्होंने कोशिश की कि जो प्रांत हैं उन्हें भी शक्तियां प्रदान की जाए। और यहाँ पर जो मुख्य जोर हमारा है वह 20वीं सदी के बाद के दौर में, खासतौर पे अगर हम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को देखें और 1935 के भारत शासन अधिनियम को देखें तो हम यह पाएंगे कि इन दोनों ही अधिनियमों में प्रांतों को शक्तियां देने की बात कही गई है। और 1935 का जो अधिनियम है वो प्रांतीय स्तर पर लागू हुआ, कभी भी इसे केंद्र स्तर पर लागू नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात थी 1935 के शासन के अधिनियम में, उसमें भी एक तरह की संघ सूची और फिर राज्य सूची और उसके बाद संवर्ती सूची की व्यवस्था थी और अवशिष्ट शक्तियाँ जो थीं वह प्रांतों को दी गई थी। अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ यह होता है कि ऐसी शक्तियाँ जिनका उल्लेख विभिन्न सूचियों में ना हो। तो इस लिहाज से ये जो पूरी व्यवस्था थी वह प्रांतों की तरफ ज़्यादा झुकी हुई थी। लेकिन जब हम यह कहते हैं कि भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को अपनाया गया कि एक तरफ संसदवाद हो और दूसरी तरफ संघवाद, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब देश का विभाजन हुआ तो बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और संविधान निर्माताओं को, हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेताओं को यह महसूस हुआ कि अगर देश की एकता को सुनिश्चित रखना है तो एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता है।
जब हम लोग संविधान निर्माण के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में एक कमज़ोर केंद्र की परिकल्पना थी। एक ऐसा केंद्र जिसके पास विदेश मामले की और संचार की और कुछ हद तक वित्त की बातें थीं, पर बाकी सारे जो मसले थे वो राज्यों या प्रांतों के हाथों में छोड़ दिए गए थे। तो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रांतों के पास स्वायत्तता काफ़ी थी। लेकिन उसके बाद देश का विभाजन होता है और संविधान सभा की बातचीत का जो एक तरीका था उसमें यह चिंता काफ़ी प्रमुखता से सामने आ जाती है कि देश की एकता को सुरक्षित रखना है, और ऐसी ही स्थिति में संघात्मकता के साथ साथ संसदवाद को अपनाया जाता है। और जिस तरीके से संघात्मकता को अपनाया जाता है, संघीय विचार को अपनाया जाता है, वह भी एक हद तक केंद्र की ओर झुका हुआ होता है। उसमें जो केंद्र के पास शक्तियां होती हैं उसे ज़्यादा प्रमुखता के साथ सामने रखा जाता है। और इसी संदर्भ में एक बहुत बड़े विद्वान जो जिन्हें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का माना जाता है, के.सी. वेयर, उन्होंने यह कहा कि भारत की संघीय व्यवस्था जो है वो अर्धसंघीय है। और बाद में अर्धसंघीय का अर्थ यह है कि संघवाद पूरी तरीके से यहाँ पर लागू नहीं है और कुछ हद तक संघवाद के सिद्धांतों को अपनाया गया है। हालांकि बाद में यह कहा गया कि इसमें जो संघवाद की प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, लेकिन उस समय के विश्लेषण में यही बात सामने रखी गई कि केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां इसमें इतनी ज़्यादा हैं कि संघवाद सिर्फ नाम मात्र के लिए रह जाता है। अब इस तरह की व्याख्या के पक्ष में, यानी कि नाम मात्र का संघवाद रह जाने के पक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इसमें जो सबसे पहली बात कही जाती है वह यह कि हिंदुस्तान में एकल नागरिकता का प्रभुत्व है। एकल नागरिकता का अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि उसके पास भारत की नागरिकता है और बिहार की, या भारत की नागरिकता है और आंध्र प्रदेश की। हर किसी के पास, जो भी हिंदुस्तान में है, उसके पास एक ही राज्य की नागरिकता है और एक ही राष्ट्र राज्य की नागरिकता है, वह भारत, और वह किसी प्रांत की नागरिकता लेकर आगे नहीं बढ़ता है। तो एक तरीके से जो संघवाद के भीतर की जो एक बुनियादी चीज़ होती है कि जो घटक होते हैं उनके अस्तित्व को मान्यता दी जाती है, वो हिंदुस्तान में मौजूद नहीं है। दूसरे स्तर पर हिंदुस्तान या भारत के संविधान में एक विस्तृत संघ और समवर्ती सूची है, और संघ और समवर्ती सूची जो है उसमें जो प्रमुख बात है वह यह कि समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उस पर भी जब टकराव की स्थिति होती है तो केंद्र के कानूनों को मान्यता मिलती है। जो अवशिष्ट या रेजिडरी पावर्स होते हैं वो केंद्र के हाथों में होते हैं। आपातकालीन स्थितियों में केंद्र चाहे तो राज्य सूची के विषयों पर भी नियम या कानून बना सकता है। तो इस लिहाज से जो स्थिति है घटकों की या प्रांतों की, राज्यों की, वो कमज़ोर है। तीसरे स्तर पर यह कहा जाता है कि राज्यों की सीमा तय करने का संसद का अधिकार है, और इस संदर्भ में वह राज्य जो है उसका कुछ खास उसकी आवाज़ का कोई खास महत्व नहीं होता है, और उससे एक बार बस परामर्श लिया जाता है, और उसके बाद अगर वो इससे मनाही भी करता है तब भी अगर केंद्र सरकार चाहे तो संसद में प्रस्ताव लाकर राज्यों की सीमा में बदलाव कर सकती है। इसके बाद एक साझा एकीकृत पदसोपान वाले न्यायालय की व्यवस्था है। तो न्यायालयों की जो पूरी व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च न्यायालय है, फिर राज्यों के उच्च न्यायालय हैं और फिर अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय में राज्य स्तर की कुछ एक विशिष्टताएं आ सकती हैं, पर मोटे तौर पर जो उच्च न्यायालय हैं और सर्वोच्च न्यायालय हैं वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय भी पूरी तरीके से स्वायत्त नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में, बहुत ऐसे छोटे मामलों में जहाँ पर जिन विषयों पर राज्य सूची के अंतर्गत नियम बनता है उसके भीतर कुछ हद तक वे अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन पूरा ढांचा जो है वो एकीकृत है, साझा है, एक दूसरे से जुड़ी हुई व्यवस्था है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं का एक अनूठा कैडर है। अब जो IAS पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंतर्गत जो भी अधिकारी चुने जाते हैं वो केंद्र में भी काम करते हैं और वो राज्यों के भीतर भी अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। इसके अलावा केंद्र द्वारा नियुक्त योजना आयोग है जो कि 2014 तक रहा, उसके बाद नीति आयोग ने उसका स्थान लिया।
तो इसका जो पूरा काम करने का तरीका रहा है इन दोनों आयोगों का, उसमें केंद्र के पास ऐसी शक्ति रही है कि वो राज्यों को, विभिन्न राज्यों को संसाधन आवंटित करें, और इस लिहाज से एक तरह की शक्ति आर्थिक संसाधनों के वितरण की केंद्र के पास रही है। सातवें स्तर पर अगर हम देखेंगे तो एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है लंबे समय तक, और कांग्रेस पार्टी के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से लेके अगर हम 1989 तक की राजनीति की बात करें तो कुछ समय को छोड़कर, मिसाल के तौर पर 1977 से लेके 80 के बीच के दौर को, और कुछ राज्यों में अलग अलग समय पर विभिन्न पार्टियों के उभार को अगर हम छोड़ दें तो मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि देश में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है। इसी की तरह 2014 के बाद एक दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में आ गई। तो इन दोनों ही स्थितियों में एक ऐसी परिस्थिति बनी जहां पर केंद्र में मजबूत सरकार रही और इसने काफ़ी हद तक राज्यों की जो एक विशिष्टता होती है या उनका जो अपना अधिकार होता है या उनकी जो अपनी आवाज़ होती है उसको बहुत खुलकर उभर कर सामने नहीं आने दिया। हालांकि 1990 के बाद काफ़ी बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में, और ये जो परिवर्तन राजनीति में हुआ उसमें क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और गठबंधन सरकार का दौर आया। तो इसके कारण से एक ऐसी स्थिति आई जिसके बारे में माना जाता है कि प्रांतों को ज़्यादा शक्ति प्राप्त हुई, और डगलस वर्नी जैसे विचारकों ने यहाँ तक कहा कि भारत अर्ध संघवाद से अर्ध परिसंघवाद की तरफ जा रहा है, जिसका अर्थ यह है कि जो यहाँ के जो घटक हैं इस संघीय व्यवस्था के, वह ज़्यादा मुखर, ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा प्रभावी होकर सामने आ रहे हैं। तो अब ये जो पूरी व्यवस्था है 1990 के बाद का जो परिवर्तन है, जिसे डगलस वर्नी क्वासी कॉन्फेडरलिज्म या अर्ध परिसंघवाद की संज्ञा दे रहे हैं, और उसके बाद 2014 की स्थिति है, उसके बारे में आखिर में हम थोड़े और विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर जो चीज़ हमें समझकर रखनी है वह यह कि भारत का जो संघवाद है, उसकी जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके बारे में यह तर्क मजबूती से दिया जाता है और काफ़ी सही तरीके से दिया जाता है कि यह अर्ध संघवाद के रूप में है, क्योंकि केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियां हैं, और व्यवहार में जिस तरीके से इस संघवाद ने काम किया उसमें भी कम से कम एक बड़े समय अवधि तक वह केंद्र के पक्ष में ही झुका रहा है। तो इन सभी पहलुओं पर आगे हम और विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ हम एक दूसरे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू पर पहले विचार कर लेते हैं, और इस पहलू का अर्थ यह है कि क्या भारतीय संघवाद एक तरीके का असिमेट्रिकल संघवाद है। अब अगर हम सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल की बात करें तो जो सबसे सामान्य शब्दों में इसे समझा जा सकता है वह यह है कि कोई संघवाद सिमेट्रिकल व्यवस्था के रूप में तब होता है जब उसमें जितने सारे घटक होते हैं सबकी बराबर हैसियत होती है। लेकिन अगर संघवाद के भीतर कुछ घटकों की विशिष्ट स्थिति होती है तो उसे हम असिमेट्रिकल संघवाद या विषम संघवाद के रूप में देख सकते हैं। यानी कि संघवाद के भीतर किसी एक घटक को कुछ खास तरीके की विशिष्टता, कुछ खास तरीके की छूट मिले होने की स्थिति। असिमेट्रिकल संघवाद का अगर मूल रूप में अर्थ देखें तो जैसे मैंने उल्लेख किया कि संघ की भिन्न भिन्न इकाइयों की अलग अलग शक्तियाँ या उनके लिए अलग अलग प्रावधान। भारत में संवैधानिक स्तर पर कुछ विषम संघवाद के प्रावधान मौजूद हैं। जम्मू और कश्मीर की धारा 370 को खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके पहले तक जम्मू और कश्मीर में धारा 370 के कारण एक विषम संघवाद की स्थिति थी। यानी कि हिंदुस्तान के संघवाद के जो अलग अलग तरह के घटक हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनके पास जो उनकी जो स्थिति है उससे अलग जम्मू और कश्मीर की स्थिति रही है। नागालैंड को अभी भी अनुच्छेद 371A, सिक्किम को अनुच्छेद 371F, मिजोरम को अनुच्छेद 371G के तहत विशेष तरह के प्रावधान उनके लिए किए गए हैं। उसी तरीके से अगर हम संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची की बात करें तो वहाँ भी एक अलग तरह की व्यवस्था है जो कि देश के संघीय व्यवस्था के अन्य घटकों के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची में वही आदिवासी क्षेत्र आते हैं जो कि
उत्तर पूर्व में नहीं है पर देश के अन्य भागों में हैं। इसमें मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, गुजरात जैसे राज्यों में जो और उड़ीसा, इन सभी राज्यों में जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। अब यहाँ पर संविधान का प्रावधान यह कहता है कि कोई भी कानून उस समय तक लागू नहीं होगा जब तक जिन राज्यों में ये क्षेत्र हैं वहाँ के राज्यपाल उन कानूनों को इन क्षेत्रों में लागू होने का आदेश ना दे दें या ऐसी स्वीकृति ना दे दें। तो ये एक विशिष्ट तरह की स्थिति इनके लिए है। इनके लिए बाद में अलग से एक पेशा कानून बना जिसमें कि इन्हें विशेष तरह की शक्तियाँ प्रदान की गईं। कुल मिलाकर जो चीज़ अभी हमें याद रखने की आवश्यकता है वो ये कि देश के एक बड़े भूभाग में अलग तरीके की व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था देश की संघीय व्यवस्था के अन्य घटकों की तुलना में अलग है, विशिष्ट है और इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि यह एक तरीके की असिमेट्रिकल फेडरलिज्म को आगे बढ़ाता है। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के बारे में एक अलग एपिसोड में हम बात करेंगे जब हम थर्ड लेयर ऑफ फेडरलिज्म या फिर पंचायती राज की बात करेंगे और कुछ हद तक आदिवासी मुद्दों की बात करेंगे तब। बहरहाल कई ऐसे विद्वान हुए हैं मसलन टार्टलन और बैरी जिन्होंने कि असिमेट्रिकल फेडरलिज्म को पृथकतावाद को बढ़ाने वाला, सेपरेटिज्म को बढ़ाने वाला या दो तरह की नागरिकता को सृजित करने वाला माना है। वहीं विल किमलिका, चार्ल्स टेलर इत्यादि लेखक यह तर्क देते हैं कि इससे बहुसांस्कृतिक राष्ट्रों के विभेदों को मान्यता देने, उन्हें समायोजित करने में सहायता मिलती है। यानी कि अगर हम यह मान कर चलते हैं कि एक ऐसा देश है जिसमें कि अलग अलग समूह हैं, जो बहुत बड़ा है, बहुत विविधता से पूर्ण है, तभी हम संघवाद को अपना रहे हैं। अब उस संघवाद में कई ऐसे समूह हो सकते हैं और विल किमलिका और चार्ल्स टेलर इसका समर्थन करते हैं कि जो ऐसे समूह होते हैं उनकी अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं, वो अपने आप को बाकी से अलग मानते हैं, तो उनकी विशिष्टता को मान्यता देने के लिए, उनकी विशिष्टता को सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके की स्थिति अपनाई जा सकती है। तो हिंदुस्तान के, हमारे देश के संविधान में जो एसिमेट्रिकल फीचर्स हैं उन्हें हम सिर्फ पृथकतावादी सोच को बढ़ावा देने वाला नहीं मान सकते हैं, बल्कि हमें यह देखना होगा, यह स्वीकार करना होगा कि ये अलग अलग क्षेत्रों की जो विविधताएं हैं, उनकी जो विविध आकांक्षाएं हैं, उनको एकोमोडेट करने का या उनको एडजस्ट करने का काम करता है और उन्हें एक तरीके का स्थान देने का काम करता है। और इसीलिए हमारे देश के संविधान सभा के सदस्यों ने भी इस तरह की विशिष्टता को स्वीकार किया था। तो हमेशा ही हम इसे एक नकारात्मक तरीके से नहीं देख सकते हैं। असिमेट्रिकल फेडरलिज्म जो एक फेडरलिज्म का रूप है, वह विशिष्टताओं को एक साथ रखने और एक राष्ट्र राज्य की विविध आवाज़ों को साथ लेकर एक संघीय ढांचा तैयार करने का एक बेहतर तरीका है, ऐसा माना जा सकता है। और हमारे संविधान में भी एसिमेट्रिकल फीचर्स मौजूद हैं। अब हम केंद्र राज्य संबंधों के बारे में विचार करेंगे। भारत की जो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत 3 तरह की सूचियों की व्यवस्था की गई है। ये 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 या 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 या 47 विषय हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ, रेजिडरी पावर्स केंद्र के पास हैं, यानी कि ऐसी शक्तियाँ जिनका कि इन सूचियों के भीतर उल्लेख नहीं है। समवर्ती सूची के कानूनों में टकराव होने पर संसद के कानून मान्य होंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। 42वें संशोधन के द्वारा 4 मसलों को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में लाया गया, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया रही है जिससे कि इस पूरी सूची में भी रद्दोबदल किया जाता रहा है, फेरबदल किया जाता रहा है। पहला तो 42वीं संशोधन के द्वारा जिन 4 विषयों को लाया गया वो इस प्रकार हैं। पहला, राज्य में न्याय का प्रशासन तथा निम्नतर अदालतों का गठन। दूसरा, वन। तीसरा, शिक्षा। और चौथा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अब राज्य सूची से इन विषयों को समवर्ती सूची में लाने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि अब इन विषयों पर
केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, और अगर राज्य और केंद्र के कानून में कोई टकराव की स्थिति पैदा होगी तो केंद्र का कानून मान्य होगा। तो इस लिहाज से ये एक तरीके से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को ही दिखाता है। नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर में इन विषयों में क्रमशः 13 और 14 बार बदलाव किए गए, जिससे केंद्र की शक्ति बढ़ी। हालांकि 1989 के बाद यह प्रवृत्ति कम हुई। तो अगर केंद्र की स्थिति मजबूत है तो केंद्र संविधान संशोधन के द्वारा विभिन्न विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाकर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है, क्योंकि विषयों की इस फेरबदल से केंद्र, यानी कि अगर वो इसे राज्य सूची में जाते हैं तब तो राज्य की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अगर वो समवर्ती सूची या केंद्र सूची में आएंगे तो केंद्र की स्थिति ही मजबूत होगी। और इसके बारे में एक सामान्य प्रवृत्ति यह है कि जब केंद्र में एक मजबूत सरकार रही है तो उसने इस तरीके के बदलावों को बढ़ावा दिया है, लेकिन एक कमज़ोर सरकार होने की स्थिति में ऐसा नहीं हुआ है। और 1989 के बाद जब गठबंधन का दौर आया तो इस तरह की प्रवृत्तियां काफ़ी कम हुई। विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप की भी केंद्र के पास शक्ति मौजूद है। संविधान का अनुच्छेद 200 संघ को यह शक्ति देता है कि वह राज्यों की विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है, और इसके इस संदर्भ में राज्यपाल के पास शक्ति है कि अगर राज्यपाल के पास कोई बिल भेजा जाता है तो वह उसे केंद्र के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो यह एक तरीके से केंद्र के पास अद्भुत तरह की शक्ति दे देता है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार को यह एहसास होता है कि कोई एक ऐसा बिल है जो कि उसकी शक्ति पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, या उसकी मर्जी के अनुसार नहीं है, या संघीय ढांचे के लिए सही नहीं है, या वह भारत की एकता अखंडता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो वह ऐसे बिल को राज्यपाल के माध्यम से अपने विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। इसके लिए कोई समय अवधि नहीं है कि वह कितने समय तक इस विधेयक पर विचार करेगा, वह अनंत समय तक भी इसे अपने पास रख सकता है। तो ये एक तरीके से राज्य की पूरी जो विधायी क्षमता है उसको काफ़ी कमज़ोर कर देता है। हालांकि इस शक्ति का ऐसा नहीं है कि लगातार केंद्र के सरकार के द्वारा प्रयोग किया गया है राज्यों की विधायी क्षमता को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसी शक्ति है जिससे केंद्र को ज़्यादा शक्ति विधायी मामलों में मिल जाती है। सरकारिया कमीशन रिपोर्ट ने 1988 में राज्यपाल की इस शक्ति को खत्म करने की अनुशंसा की। 1988 में सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, और इसके बाद MM पुंछी आयोग भी बना था केंद्र राज्य संबंधों पर 2010 में। इसने भी यह कहा कि राज्यपाल को ऐसे सभी विधेयकों को 6 महीने के भीतर निपटा देना चाहिए, यानी कि अगर राज्यपाल चाहे तो ऐसे विधेयकों को विचार के लिए रख सकता है, लेकिन वह अनंत काल तक ऐसा नहीं कर सकता है। उसे 6 महीने के भीतर इन विधेयकों के बारे में एक ठोस फैसला ले लेना चाहिए। अगर हम प्रशासनिक संबंधों के बारे में विचार करें तो हम ये पाएंगे कि कई तरीके के ऐसे प्रावधान हैं जिससे कि प्रशासनिक संबंधों में भी एक तरह की मजबूत स्थिति केंद्र की है। अनुच्छेद 256 में एक तरह से सहयोगी संघवाद का प्रावधान किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का इस तरह प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि इस संदर्भ में आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार राज्य को दिशा निर्देश भी दे सकती है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो कि केंद्र सरकार को मजबूत स्थिति में रखती है राज्यों की तुलना में। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने के लिए संसदीय कानून की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई भी राज्य अपनी तरफ से अपने मन से सीधे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से समझौता नहीं कर सकता है। हालांकि वैश्वीकरण के दौर में इसे लेकर राज्यों ने कुछ हद तक असंतोष जाहिर किया, सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे दायर किए, लेकिन केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद उन्हें वापस ले लिया गया। और हम यह देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अब सीधे तौर पर अपने यहाँ पूंजी निवेश को आमंत्रित करने का कार्य करते हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा किया, कई अन्य राज्यों में हम यह प्रवृत्ति देख सकते हैं। तो वैश्वीकरण के दौर में अब इस चीज़ को कि हर बार जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समझौते की तरफ बढ़ें, किसी कंपनी से कोई साझा
एग्रीमेंट करने की कोशिश करें तो उसमें आपको केंद्र सरकार की सहमति या अनुमति की ज़रूरत है या संसदीय कानून की आवश्यकता है। इसे अब एक बहुत आदर्श स्थिति के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। राज्यपाल द्वारा भी केंद्र राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट सी स्थिति है जिसके बारे में हम सब वाकिफ़ हैं। अगर हम थोड़ी भी रुचि रखते हैं अपने आसपास की राजनीति पर, अपने देश की राजनीति के बारे में, अपने राज्य की राजनीति के बारे में, तो इसमें इसको समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है कि जो राज्यपाल हैं वह केंद्र के दूत के रूप में, केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं हर राज्य में। और जब भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां पर केंद्र के सत्ताधारी दल का हित होता है तो राज्यपालों की आमतौर पर अधिकांश मामलों में यह कोशिश होती है कि वे संविधान के प्रावधानों का इस प्रकार दुरुपयोग करें जिससे कि केंद्र की जो दल है, केंद्र में जो शासन वाला दल है जिसने उसे राज्यपाल बनाया है, उसका हित पूरा हो सके। तो इस संदर्भ में धारा 356 के दुरुपयोग का भी उल्लेख किया जा सकता है। बार बार इस तरीके का दुरुपयोग होता रहा है। लेकिन एसआर बोमई एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन को न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत ला दिया और इसके बाद इसमें काफ़ी हद तक कमी आई ये पूरी तरीके से राज्यपाल की भूमिका है उसके बारे में। हम एक अन्य संदर्भ में आगे जब न्यायिक व्याख्या की बात करेंगे तो राज्यपाल और धारा 356 पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे क्योंकि इसका काफ़ी महत्व है केंद्र राज्य संबंधों की प्रकृति को बदलने में। लेकिन हम इतना ज़रूर अभी यहाँ याद रख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास के लंबे समय पे तक जो धारा 356 है और उसके संदर्भ में जो राज्यपालों की भूमिका है वह केंद्र के हाथों में एक ऐसी शक्ति रही जिसके द्वारा केंद्र राज्य सरकारों को नियंत्रित करता रहा। सरकारिया कमीशन ने, जो कि केंद्र राज्य संबंधों पर एक महत्वपूर्ण कमीशन था, उसने यह अनुशंसा की कि राज्यपालों की नियुक्ति में मुख्यमंत्रियों के परामर्श को महत्व दिया जाना चाहिए। आपातकाल लागू होने पर केंद्र अपने आदेश राज्यों पर लागू कर सकता है ये, और राज्य सूची के विषयों पर कानून भी बना सकता है। यह अनुच्छेद 353 में बात कही गई है। तो एक तो पहले हम राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो बहुत ही एक नाम मात्र की प्रक्रिया के तहत ऐसा होता है जब आमतौर पर 3 में से 1 व्यक्ति को राज्यपाल बनाने के संबंध में कई बार मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जाती है। लेकिन यह एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उस श्रेणी में आ सके और या फिर मुख्यमंत्रियों की सलाह से व्यक्ति को लिया जाए। तो ये तो एक राज्यपाल की बात हो गई। दूसरा, जो आपातकाल की स्थिति है तो बाकी सारी प्रशासनिक, धारा 356 भी एक तरीके का आपातकालीन स्थिति के रूप में ही है संविधान में। लेकिन इसके अलावा भी अगर आंतरिक आपातकाल लग जाए तो उस स्थिति में भी जो संघीय प्रावधान हैं वो एक तरीके से निलंबित हो जाते हैं और जो केंद्र सरकार होती है वह राज्यों पर अपने आदेश को लागू कर सकती है या फिर वह राज्य के विषयों पर कानून बनाने की पहल भी कर सकती है। आपातकाल के दौरान केंद्र अनुच्छेद 268 और 269 के प्रावधानों से अलग हटकर राज्यों को संसाधनों का वितरण कर सकता है, यानी कि जो संविधान की स्थापित प्रक्रिया है उससे अलग हटते हुए भी केंद्र सरकार काम कर सकती है। अनुच्छेद 355 केंद्र या केंद्र सरकार को यह दायित्व देता है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करे और ऐसा करने के लिए वह राज्यों को निर्देश या सहायता दे सकता है या फिर आखिरी स्तर के रूप में वह धारा 356 का प्रयोग कर सकता है। तो हम यह देख सकते हैं कि प्रशासनिक संबंधों के स्तर पर भी काफ़ी हद तक केंद्र की स्थिति मजबूत है। केंद्र सरकार के पास कई ऐसे साधन हैं जिससे कि वो राज्यों को अपने मन मुताबिक काम करने के लिए बाध्य या मजबूर कर सकता है। और अगर आपातकालीन उपबंधों का अगर वो उपयोग करने लगे तो निश्चित रूप से उस स्थिति में राज्य सरकारों का या संघीय ढांचे का भी हम कह सकते हैं कोई खास अस्तित्व नहीं बचता है। हालांकि आपातकालीन उपबंधों का प्रयोग करना अब उतना आसान नहीं रहा, एक बोमई जजमेंट के कारण, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे और विस्तार से बात करेंगे,
और दूसरा ये कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके कारण और एक बार जब आंतरिक आपातकाल हिंदुस्तान में लागू किया गया उसके अनुभव के कारण अब कोई भी राजनीतिक दल आंतरिक आपातकाल के जो प्रावधान हैं उसको लागू करने की आमतौर पर हिम्मत नहीं जुटा पाता है, क्योंकि एक आम सहमति बन चुकी है कि वह एक बहुत ही बुरा कदम था। बहरहाल अगर हम वित्तीय और आर्थिक संघवाद की बात करें तो हम यह पाएंगे कि 1990 के बाद बढ़ते संघीयकरण और नई आर्थिक नीतियों के कारण राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति बढ़ी है। अब ज़्यादा विकसित राज्य निजी क्षेत्र से सहयोग करने लगे हैं। इससे पिछड़े राज्य नुकसान की स्थिति में आ गए हैं। संविधान में केंद्र राज्य संबंधों के वित्तीय संबंधों के नियमन के लिए वित्त आयोग की व्यवस्था है। तो ये तो खैर ऐसा बिंदु है जो पहला बिंदु है वैश्वीकरण के दौर में राज्यों की स्थिति के मजबूत होने के कारण जो संपन्न राज्य उनके फायदे होने की स्थिति वह काफ़ी साफ तौर पर दिखती भी है। और जो राज्य पिछड़े हैं, जहाँ पर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, कानून व्यवस्था की समस्या है, शिक्षा पर पिछड़ेपन की स्थिति है, वहाँ आमतौर पर जो निजी क्षेत्र के पूंजीपति हैं वो अपना पूंजी निवेश करने से झिझकते हैं। अब वो चाहे हिंदुस्तान के पूंजीपति हों या फिर बाहरी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हों। तो ऐसी स्थिति में ये एक ऐसी स्थिति बनी है वैश्वीकरण के दौर में भारत के द्वारा उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को अपनाने के बाद, जिसके चलते जो गरीब राज्य हैं वो नुकसान की स्थिति में रहे हैं। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। हम गुजरात और महाराष्ट्र को एक तरफ रख सकते हैं और दूसरी तरफ बिहार और पश्चिम बंगाल को रख सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि किन राज्य में किस सीमा तक पूंजीपतियों ने या फिर अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश किया है। तो निश्चित तौर पे हमारे सामने जो नतीजे आएंगे उसमें यह बात साफ होगी कि जो संपन्न राज्य हैं वहाँ पर ज़्यादा निवेश हुआ है, जो संपन्न राज्य नहीं है वहाँ पर निवेश कम हुआ है। तो ये एक बदलाव आया है। दूसरे स्तर पर वित्त आयोग की जो हमने उल्लेख किया उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। संविधान की धारा 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। पहली बार यह 1951 में अस्तित्व में आया। इस आयोग को केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए अपनाया गया है। इस संदर्भ में योजना आयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसकी स्थापना केंद्रीय कैबिनेट द्वारा की गई थी और 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग और योजना आयोग दोनों के बारे में जो बुनियादी बात है वह यह कि ये संविधान के द्वारा गठित संस्था नहीं रहे हैं, बल्कि एक कैबिनेट आदेश के द्वारा इनका गठन किया गया है। असल में आज़ादी के बाद से ही एक अनौपचारिक अंतर सरकारी फोरम का प्रावधान रहा है जिसे केंद्र सरकार की पहल पर गठन किया जाता रहा है। इसका मतलब यह है कि जो संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान है उसकी तुलना में उन संस्थाओं को महत्व दिया गया है जिसे केंद्र सरकार ने अपनी पहल पर गठित किया, जिनका उद्देश्य राज्यों के साथ एक तरह का समन्वय स्थापित करना था विभिन्न मसलों पर। योजना आयोग का भी यही काम था, नीति आयोग का भी यही काम है कि वह एक तरीके से आर्थिक मुद्दों पर विकास योजनाओं के संदर्भ में एक समन्वय स्थापित करे, राज्यों के साथ उन्हें संसाधनों के आवंटन में भी एक तरह की भूमिका अदा करें। कई ऐसे और संस्थाएं रही हैं, मसलन शिक्षा के मामले में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एजुकेशन काम करता रहा है, जिसकी अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्री के हाथों में होती है। और ऐसे कई अन्य अनौपचारिक इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं, उनका जिक्र कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें तो और संविधान के प्रावधानों की बात करें तो एक तरफ तो संविधान में वित्त आयोग की व्यवस्था है, दूसरे संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई है, लेकिन 1990 तक इसका उपयोग नहीं किया गया। सबसे पहले वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने इसका गठन किया, लेकिन यह भी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे राज्य स्तरीय दल अन्य माध्यमों से अपना काम करवा लेते थे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अंतर सरकारी संबंधों में अभी भी अनौपचारिक तरीके से गठित संगठनों का ही महत्व है
और ये संगठन ही ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों के साथ विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श करने या समन्वय स्थापित करने की बात करती है। उसमें राष्ट्रीय एकता परिषद भी एक संगठन है जिसका गठन एक बार फिर से केंद्र सरकार की पहल पर किया गया था, जिसका कि काम है कि राष्ट्रीय स्तर पर एकता, अखंडता, भाईचारे के मसले पर एक समझ बनाई जाए। जो अलग अलग तरीके के विवादास्पद मुद्दे राज्यों के बीच में उठते हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश की जाए। तो यह अपने आप में एक केंद्र की ज़्यादा मजबूत स्थिति को भी दिखाता है कि संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करने के बजाय हमेशा ही अनौपचारिक अंतर सरकारी फोरम का उपयोग किया गया, जिनका गठन कैबिनेट के प्रस्तावों से होता रहा। तो ये एक स्थिति रही है कि सरकारों के बीच में, अलग अलग सरकारों के बीच में जो राज्य में मौजूद हैं वो, और केंद्र सरकार के बीच में जो संबंध हैं उनका नियमन किस प्रकार के संगठनों के द्वारा हुआ है। भारतीय संघवाद की एक जो प्रमुख विशेषता है उसको हम क्षेत्रीय दबावों के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। संविधान में जो असिमेट्रिकल फीचर्स को अपनाया गया वह भी अलग अलग जो क्षेत्र थे उनके दबावों के मद्देनज़र ही अपनाया गया। बाद के दौर में भी कई अलग अलग राज्यों में विभिन्न कारणों से असंतोष उबलकर सामने आया। लोगों ने स्थानीय स्तर पर गहरा विरोध दर्ज किया। कई बार वो केंद्र के प्रभुत्व के खिलाफ हुआ, कई बार जो अस्मिता का मुद्दा था उसके कारण से हुआ, और इन सभी दबावों ने केंद्र को इस बात के लिए मजबूर किया कि वह राज्य स्तर पर जो मांगे हैं उनको सुने, समझें और उनको एकोमोडेट करने की, उनको समायोजित करने की, उनको एक सम्मान पूर्वक तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। और इसी संदर्भ में हम उत्तर पूर्व पंजाब, कश्मीर आदि के जो आंदोलन हैं उनका जिक्र कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो राजीव गांधी की सरकार के समय जो अलग अलग तरीके के समझौते हुए पंजाब और असम में 1985 में, मिज़ोरम में 1996 में और त्रिपुरा में 1988 में, उसमें कई समूहों के साथ समझौता किया गया। मिज़ोरम के साथ 1986 में समझौता हुआ था। तो इनके माध्यम से शांति स्थापित करने की कोशिश की गई। ये जो अलग अलग तरीके के दबाव थे, हम यह कह सकते हैं कि उसमें राज्य सरकार ने केंद्र सरकार ने इन दबावों से निपटने के लिए अलग अलग प्रधानमंत्रियों के समय अलग अलग तरह की रणनीतियाँ अपनाई। और उसमें हम एक कोई लकीर के फ़कीर की तरह नहीं कह सकते हैं कि हर एक सरकार ने एक ही तरह की रणनीति अपनाई। और यहाँ पर मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा धारा 370 को ख़त्म करने के मोदी सरकार के कदम की। और इस पूरे कदम में यह एक जो संदेश है वो साफ है कि जो एक असिमेट्रिकल फीचर्स जम्मू और कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ था संघवाद का, उस असिमेट्रिकल फीचर को नरेंद्र मोदी की सरकार ने मानने से इनकार कर दिया और इसने धारा 370 को ख़त्म किया। धारा 370 को ख़त्म करने का जो फैसला है उसमें कई तरीके की पेचीदगी जुड़ी हुई है और अभी यह मामला उच्चतम न्यायालय के अधीन है। लेकिन जो खास बात है वह यह कि यहाँ पर एक प्रवृत्ति हमें साफ तौर पर दिखती है कि विशिष्टता को स्वीकार करने के बजाय केंद्र की तरफ से एक अलग तरीके से क्षेत्र को अपने भीतर समायोजित करने की मंशा, और यह अलग तरह है सीधे तौर पर नियंत्रण के माध्यम से। लेकिन ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने सभी मामलों में इसी तरह की रणनीति अपनाई है। अब अगर हम इस संदर्भ में जनवरी 2020 में असम के बोडो क्षेत्रों के विद्रोही समूहों से समझौता करने के असम सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को देखें तो यह बात सामने आती है कि यहाँ पर दोनों ही सरकारों ने, केंद्र सरकार ने और असम की राज्य सरकार ने, बोडो विद्रोही समूहों की बहुत सारी मांगों को स्वीकार किया है और उसकी यह कोशिश है कि इन समूहों की अलग अलग मांगों को स्वीकार करके, जिसमें कि ज़्यादा स्वायत्तता की मांग है राज्य सरकार से, जिसमें स्थानीय स्तर के मामलों पर जो वहाँ की काउंसिल है उसकी आवाज़ को ज़्यादा महत्व देने की मांग है। तो इन सब मांगों को स्वीकार करके वहाँ की विद्रोही गतिविधियों का दमन करने या हम कहें कि उसे शांत करने की कोशिश की गई है। बल प्रयोग का सहारा ना लेकर समझौते का सहारा लिया गया है। तो यह एक प्रवृत्ति है जो कि सरकारें अलग अलग मसलों पर अलग अलग तरीके से अपनाती रही हैं।
और इसी संदर्भ में हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो क्षेत्रीय दबाव हैं वह कई बार जो संघ की पूरी प्रकृति होती है उसे बदलने का काम करते हैं। उसके कारण से जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है उसे कई बार कमज़ोर होता हुआ हम देख सकते हैं। कई बार दूसरी तरह की चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अगर हम अपने देश के संदर्भ में विचार करें तो हम यह कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी जो अलग अलग तरीके के क्षेत्रीय दबाव आए, उन्होंने एक तरीके से संघीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का काम किया। जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को ख़त्म करने का फैसला इसका एक बहुत बड़ा अपवाद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह का फैसला करने वाली सरकार भी सिर्फ और सिर्फ एक केंद्रीय शक्ति के प्रयोग की राजनीति कर रही है। उसकी भी कोशिश है कि अन्य मामलों में वह क्षेत्रीय दबावों को एकोमोडेट करे, उनकी मांगों को स्वीकार करे। तो यह एक पूरी प्रवृत्ति है जिसे हम अपने संघीय व्यवस्था में देख सकते हैं। संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हुआ और उसके बाद 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज की व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली और 74वें संशोधन के बाद शहरी निकायों की व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली। और अब देश के अधिकांश भागों में हम कह सकते हैं सभी भागों में इस तरह की व्यवस्था है कि वहाँ पंचायती राज संस्थाएं बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। उनका अपना बजट होता है, कुछ हद तक कम होता है लेकिन ज़रूर होता है। स्थानीय स्तर पर वे छोटे छोटे कामों को अपने हाथों में ले सकती हैं। हालांकि अभी भी उसकी सीमा में वृद्धि करने की आवश्यकता मानी जा सकती है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि तीसरे स्तर पर भी कुछ शक्तियों का उपयोग करने वाली निकायों का गठन हो चुका है और इस लिहाज से एक तरीके का संघवाद तीसरे स्तर तक पहुंचा है। हम इस पूरे मसले पर कि जो तीसरे स्तर पर पंचायती राज और शहरी निकाय की व्यवस्था है उसके प्रावधान क्या हैं, उसका अनुभव क्या है, उस पर हम एक अलग एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था या शहरी निकायों की व्यवस्था को हम संघवाद के कदम को और बढ़ने के रूप में देख सकते हैं। हम यह देख सकते हैं कि जो संघवाद की प्रवृत्ति है अब वह ग्रासरूट लेवल तक पहुंच रही है। इसके बाद हम अगर दलीय व्यवस्था और गठबंधन सरकार की बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश में 1989 के बाद जो परिवर्तन दलीय व्यवस्था में हुआ है वो उन परिवर्तनों ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को कमज़ोर किया है। जो गठबंधन सरकारें बनी हैं वो क्षेत्रीय दलों पर निर्भर रही हैं और उसके कारण से वो जो उनकी एक शक्ति रही है केंद्र राष्ट्रीय दलों की वह कमज़ोर हुई है और क्षेत्रीय दल अपनी मांगों को मनवाने में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से संघीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली घटना रही है। अब इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि या यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है अकेले दम पर, उसने इस प्रवृत्ति को कमज़ोर किया है। 2019 में इस सरकार की फिर से वापसी हुई, भाजपा को जीत मिली, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बात तो निश्चित तौर पर सामने आती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार काफ़ी मजबूती से डटी हुई है और यह एक क्षेत्रीय दल पर इस तरीके से निर्भर नहीं है कि अगर कोई क्षेत्रीय दल अपना समर्थन वापस ले लेता है तो इसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और ये भी बात सही है कि कोई भी क्षेत्रीय दल सरकार पर अत्यधिक दबाव डालकर अपना काम कराने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में अभी भी जो मोदी सरकार है वो क्षेत्रीय दलों पर निर्भर है। राज्यसभा में अभी भी इसके पास भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है। कई बार कई मामलों पर इसे क्षेत्रीय दलों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा कि अगर हम रियल पॉलिटिक्स या वास्तविक राजनीति की बात करें तो कई मामलों में कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की जो मांगें होती हैं उसे भी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। लेकिन निश्चित तौर पर यह स्थिति वैसी नहीं है जहां पर सरकारें, केंद्र सरकार राज्य की जो क्षेत्रीय दल होते थे उनके समर्थन पर निर्भर होती थी। अभी जो स्थिति है उसमें केंद्र की सरकार काफ़ी मजबूत स्थिति में है और निश्चित रूप से
जो इसने कई मजबूत फैसले लिए, मजबूत इस अर्थ में कि वो क्षेत्रीय दलों पर निर्भर सरकारों के लेना मुश्किल था, मिसाल के तौर पर धारा 370 को ख़त्म करना, तो वो सारे फैसले इसकी एक मजबूत स्थिति को ही दर्शाते हैं। और इस लिहाज से यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके की संघीयकरण की प्रवृत्ति, यानी कि घटकों के, राज्यों के, प्रांतों के मजबूत होने की प्रवृत्ति 1989 के बाद सामने आ रही थी, वह काफ़ी हद तक रुकी है या थोड़ी बहुत विपरीत दिशा में भी आगे बढ़ी है। अब क्षेत्रीय दल केंद्र की राजनीति को अपने बलबूते पर पूरी तरीके से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है, जैसा कि वो पहले हुआ करते थे। लेकिन निश्चित रूप से एकदम से पूरी तरीके से ऐसी स्थिति नहीं आई है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर ही सब कुछ नियंत्रित करने का दावा कर सके। अभी भी एनडीए की सरकार है और घटक दलों की आवाज़ का कम ही सही लेकिन महत्व ज़रूर है। अगर हम न्यायिक व्याख्या की बात करें, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, तो उसने भी काफ़ी हद तक स्थिति में बदलाव किया है केंद्र राज्य संबंधों के। हरगोविंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक एंड अदर्स मामले में 1979 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि राज्यपाल भारत सरकार के अधीन नहीं होता, बल्कि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद होता है। बहरहाल इसका कुछ ज़्यादा असर राज्यपालों की स्थिति पर नहीं पड़ा और शायद ही कोई ऐसा राज्यपाल होगा जो यह मान कर चलता होगा कि वह भारत सरकार के अधीन नहीं है। एस.आर. बोमई एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, यह मामला काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जब एस.आर. बोमई की सरकार को बर्खास्त किया गया राजीव गांधी की सरकार के द्वारा 1989 में, तो वो सर्वोच्च न्यायालय गए और उसी समय 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद नरसिम्हा राव की सरकार ने भाजपा के शासन वाले राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को। ये सरकारें भी सर्वोच्च न्यायालय में गई थी, तो उसका इन सभी मामलों को एक साथ क्लब कर दिया गया और इसमें जो 1994 में निर्णय आया उसमें इसने यह कहा कि जो धारा 356 है, अनुच्छेद 356, उसके इस्तेमाल के संदर्भ में राष्ट्रपति अपने व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव सोच के अनुसार काम कर सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से एब्सोल्यूट या आर्बिट्ररी, असीम या मनमाना सोच नहीं होता है। और जब इसका प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूद कुछ सामग्री और प्रमाण के आधार पर होना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय उन सामग्री या प्रमाणों की वस्तुपरकता की या ऑब्जेक्टिविटी की जांच कर सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति बिना बताए किसी राज्य को बर्खास्त कर दे, उसे यह बताना पड़ेगा कि ये स्थितियां थी और इसके कारण उसने राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। तो और सर्वोच्च न्यायालय उन स्थितियों की बारे में जांच कर सकता है। तो यह एक ऐसा फैसला था जिसने कि एक तरीके से रोक लगा दी धारा 356 के मनमाने उपयोग पर, और इससे भी राज्यों की स्थितियां काफ़ी मजबूत हुई, क्योंकि पहले राज्य सरकार काफ़ी हद तक इस डर में रहते थे कि अगर वो केंद्र के खिलाफ कुछ ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे तो उनके सरकार के अस्तित्व को ही खतरा हो जाएगा। इसके अलावा केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामला है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी संरचना की मान्यता के विचार को मान्यता प्रदान की और संविधान को इसका एक अभिन्न अंग माना। और इसमें यह माना गया कि जो एक संघीय ढांचा है वह भी एक भाग है संविधान के बुनियादी ढांचे का। तो इस लिहाज से संघवाद को एक विशिष्टता के रूप में या एक विशेषता के रूप में स्वीकार किया गया। काफ़ी हद तक मैंने इस बात का जिक्र कर दिया है कि 2014 के बाद की स्थिति में जो नरेंद्र मोदी की सरकार का आगमन है उसका संघवाद के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ा, उसको हम कैसे देख सकते हैं। वर्तमान सरकार के में अक्सर इस बात पर जोर दिया जाता है कि सहयोगी संघवाद होना चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी प्रवृत्तियां ऐसी उभर कर सामने आई हैं जो कि संघीय ढांचे के आदर्श के खिलाफ जाती हैं, और वो ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसे अगर हम भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से देखें तो उसे हम खतरनाक मान सकते हैं। मिसाल के तौर पर राज्यपालों की भूमिका अलग अलग समय में अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि वो काफ़ी संदेहास्पद रही हैं और वह केंद्र सरकार को लाभ पहुंचाने वाले एजेंट के रूप में ही काम करते रहे हैं। तो एक रघुकुल तिलक मामले में जो एक स्वतंत्र स्तर पर राज्यपाल
की परिकल्पना की गई थी वह परिकल्पना अभी भी सही साबित नहीं हो पा रही है। अभी भी उसी तरीके से जोड़ तोड़ करके जो विपक्षी दल की सरकारें हैं उनको नियंत्रित करने या उनको आर्थिक मामलों में ज़्यादा संसाधन ना देने या उनकी सरकारों को गिराने की जो राजनीति है वो चल रही है। तो इस लिहाज से हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो एक पूरा ढांचा है उसे गंभीरतापूर्वक लागू करने का कोई प्रयास किया गया है। जीएसटी के रूप में एक नया प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका संघीय ढांचे पर बहुत अच्छा या सकारात्मक प्रभाव हुआ हो ऐसा अभी कोई साफ संकेत नहीं मिलता। नीति आयोग तकरीबन योजना आयोग की तरह ही राज्यों को अपने दरवाजे पर खड़े रखने में एक संतोष का अनुभव करने वाले संस्था के रूप में सामने आई है। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिससे हम यह नहीं कह सकते कि भारत सहयोगी संघवाद यानी कि एक ऐसा संघवाद जहां पर जो घटक हैं और जो केंद्र है उसके बीच में आपसी एक तरीके का तारतम्य हो, एक तरह की समझ हो और फिर विकास का काम आगे बढ़े, उस दिशा में आगे नहीं बढ़ा है भारत। और जो एक महत्वपूर्ण बात है वह यह कि जो संघीकरण की प्रवृत्ति पहले से 1989 के बाद से उभर कर सामने आ रही थी उसमें भी थोड़ी रोक लगी है। हालांकि हम यह नहीं कह सकते हैं कि अब पूरी तरीके से ही जो अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं वो केंद्र सरकार पर निर्भर हो चुकी हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं और वो अपनी आवाज़ या अपनी मांगों को सही तरीके से बुलंद कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति जरूर आ गई है जहां पर जो प्रक्रिया 1989 के बाद में शुरू हुई थी उसमें एक तरह का ठहराव आ गया है। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश में जो संघवाद की पूरी व्यवस्था है उसमें केंद्र की तरफ झुकाव है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर कई मौक़ों पर केंद्र सरकार को राज्यों की मांगों को सुनना पड़ा है, उनका समायोजन करना पड़ा है और एक ऐसी राजनीतिक बदलाव की प्रक्रिया भी चली है जिसमें राज्यों की स्थिति ज़्यादा मजबूत हुई है। हालांकि पिछले कुछ समय में उसमें हम एक ठहराव देख सकते हैं। तो ये संघवाद की जो हमारी पूरी चर्चा है उससे मुझे यह उम्मीद है कि आपको भारतीय संघवाद और इससे आए उतार चढ़ाव के बारे में एक समझ बनाने में, सामान्य समझ बनाने में मदद मिली होगी और आप इसके बाद अन्य पुस्तकों को पढ़ते हुए अपने समझ को और गहराई प्रदान करने का प्रयास करेंगे। भारतीय संघवाद पर अपनी इस चर्चा को मैं यही विराम दूंगा और हम अगले एपिसोड में मिलेंगे और एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school or college exams, but I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier.
Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre-existing materials, pre-existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.